नमस्कार। समकालीन जनमत के मित्र ज़रा मुझे बताएं वहाँ कमेंट करके कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं। दुर्गा जी और अन्य मित्र। हाँ नमस्कार झा जी, आवाज़ आ रही है। चलिए धन्यवाद। और लाइट भी ठीक है ना? हाँ ठीक। चलिए आप सभी लोगों को जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार। और समकालीन जन दिया कविता पढ़ने के लिए, तो समकालीन जनमत के जितने भी मित्र हैं मेरे, बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, आभार कहता हूँ। और मैं अपने कविताएं हैं युवा साथी हैं उनकी भी कुछ या उनकी कविताएं भी मैं पढ़ूंगा, ताकि आप ये समझ सकें कि पूरे देश से लेके पूरे भारतवर्ष वर्ष में किस तरह से लोग। मौसम खराब है। हाँ मृत्युंजय जी नमस्कार। मौसम खराब है, लगता है कि बीच बीच में कनेक्टिविटी टूट जाए, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं काटूंगा और कुछ मैं कंटिन्यू रखूंगा। हो सकता है कि ये मौसम खराब या कुछ बादल, बिजली भी चमक रही है। तो शुरू करता हूं दोस्तों। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार का रमशंकर जी, गीतेश जी, सारे लोगों को पुनः सभी लोगों को जोहार करता हूं, झारखंडी जोहार, नमस्कार करता हूं। और अपने बातें शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं बार बार कर रहा हूँ, ये कनेक्टिविटी कुछ गड़बड़ है, मौसम ख़राब है, लेकिन मैं शुरू कर देता हूँ। ये गोल गोल घूम जा रहा है, मैं काटूंगा नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने पुरखों करता हूँ सारे लोगों को, और एक छोटी सी कविता का पाठ करता हूँ पुरखों को याद करते हैं। पुरखों को जिन्होंने हमारे लिए सजाया संवारा सुंदर यह धरती, जिन्होंने हौसला दिया, लूर दिया, अब भी देते अदृश्य रूप में मौजूद, जो रक्षक और मार्गदर्शक बन रहेंगे साथ। देखिए ये गड़बड़ी हो रही है लाइन की, मैं ज़रा से 1 मिनट में ठीक करके आता हूँ।
दोस्तों जैसा कि कहा, यह बादल गरज रहा है, इसलिए डिस्टरबेंस हो रही है। लगता है कि आज डिस्टर्ब ये शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ये आ, कट जा रहा है बार बार, है ना। तो इसीलिए डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ, और लगता है कि आज मौसम ख़राब है, इसलिए ये गड़बड़ी बनी रहे। सबसे पहले कविता को फिर दोहरा रहा हूँ, पुरखों को याद करते हैं। तो सबसे पहले है कि हम लोग कोई भी जो हमारे जो अच्छे काम होते हैं, नेक काम, तो हम लोग पुरखों को याद करते हैं। तो मैं भी पुरखों सर, ये लाइन बार बार वो कनेक्टिविटी चली जा रही है, तो ये मैं अब डिस्टर्ब हो रहा हूँ ज़रा। हाँ, पुरखों को जिन्होंने हमारे लिए सजाया संवारा सुंदर यह धरती, जिन्होंने आगे बढ़ते रहने का हौसला दिया, लूर दिया, अब भी देते हैं, युद्ध जो हमारे बीच रक्षक और रहेंगे साथ हमारे कल भी। आगे कुछ करने से पहले जाने अनजाने, चिन्हे अनचिन्हे, सभी पुरखों का आह्वान बनाए रखें सदा, हमें ऊर्जावान रहें सदा, साथ हमारे सभी भार हमारा। तो दोस्तों अब मैं अपना कार्यक्रम शुरू करता हूं, और अभी कुछ 30 जून को भगना, ये हमारा उलगुलान दिवस मना। इस दिन ये संताल था, तो उसी के संबंध में भगना डीही क्यों सिंगा बज रहा है, ये कविता लिखी है हमारे श्यामाचरण हेम्ब्रम जी ने। तो उसी का हिंदी, मैं इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ रहा हूँ। भगना डीही में क्यों सिंगा बज रहा है, सिद्धू और कानू क्यों आओ आओ पुकार रहे हैं, इतना ज़्यादा आज क्यों देना पड़ेगा, क्यों आज सहना पड़ेगा इतना शोषण, हमारी खुटकट्टी ज़मीन छीनी चली जाती है, फिर भी क्यों नहीं होता, भगना डीहा में क्यों सिंगा बज रहा है। ठीक है मैम, असल में लाइन चली जा रही है, इसलिए मैं ज़रा सा वो रुक जा रहा हूँ, लेकिन वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। जो कुछ हो वो बाद में वो पूरी तरह आ जाए, है ना। जी राम जी राय, चलिए आपने स्वागत किया, धन्यवाद। अब मैं आगे जाता हूँ। ये फिर भगना डी ठेकेदार और महाजनों का इतना जोर जुल्म संतरास, खेरवाली का हक और अधिकार दिनों दिन खोता जा रहा है, मातृभाषा और संस्कृति को नज़रअंदाज किया जा रहा है, नाच गान भी लुप्त होती जा रही है, भगना डीहा में क्यों सिंगा बज रहा है, दू आओ आओ पुकार रहे हैं। तो ये हमारे श्यामाचरण हेम्ब्रम थे, अभी 30 जून को उलगुलान, तो मैंने ये कविता पढ़ी। और अब मैं अपनी कविता कुछ पढ़ना चाहूँगा। तो शीर्षक है समझना है बाकी। माचू पिच्चू कैसे हो गया बर्बाद, कोई नहीं बताता, वैसे ही पिरामिड के रहस्य को पूरी तरह जानना है बाकी, बारमूडा त्रिकोण का रहस्य समझना है बाकी, आसमान में नई दुनिया खोजते लोगों को
कुछ इसी तरह इस दुनिया में जंगल पहाड़ों की दुनिया को वहाँ के लोगों को समझना है। बाकी एक तरह से शिकायत है ये कि हमारे जो लोग हैं उनको नहीं समझा जाता। अब अगली कविता है अच्छी चाय के इंतज़ार में। कुछ लोग चाय उपजाते हैं, कुछ चाय में मेहनत की पूंजी, तो कुछ पसीना घोलते हैं, कुछ चाय में मुनाफे का नमक डालते हैं। कुछ लोग चाय में जीते हैं, कुछ चाय से पेट पालते हैं, कुछ चाय की खेती करते हैं, कुछ चाय से श्रम संगठन करते हैं अनुसंधान, कुछ चाय की बागान के से सैकड़ों मील दूर, चाय बागान से सैकड़ों मील दूर कोमल चाय नीलामी के मंच पर रुपया, डॉलर, पाउंड, रूबल का पाकर स्टास हैं बदल। चखने वाले, चाय पत्ती पढ़ने वाले, चाय बेचने वाले सजा लेते हैं अपने लिए सुनहरी दुनिया। अपनी शक्ति से अनजान चाय बागान के लोग बदल नहीं पाते अपनी भाग्य रेखा। अच्छी चाय के वादे से, अच्छी से कोई चाय उबालता है, खाली प्याला धरे लोग अच्छी चाय के इंतजार में अब खुद खौलने लगे हैं। अगली कविता है रच डालेंगे दुनिया ने। निश्चय ही शेर या हाथी नहीं, बलवान हो, राजा हो, शासक हो, विद्वानों के पहरेदार हो, वैज्ञानिकों के साथ इतिहासकारों के पालनहार हो, लिखवा लोगे इतिहास अपना। हमारी तो खरगोश होने की औकात नहीं, हम पर लिखेगा इतिहास कौन। लेकिन हाँ योग्यता जरूर, भले कुचल डालोगे पांव तले, लेकिन क्रेन की तरह तुमसे दसियों गुना वजन उठाने की ताकत बाजुओं में है सदा। एक दूसरे का सहारा बन एकजुट हो, कई समस्याएं तुम लिखो ना अपनी शक्ति का गौरव गान। लेकिन हम सुनते हैं मधुमक्खियों भंवरों के गुनगुन गीत। सीखा है शहद बटोरना, फूलों से लिखो ना इतिहास गौरवपूर्ण अपना। मगर याद रखना जब भी तीसरा महायुद्ध छिड़ेगा, शेर हाथी जैसे ताकतवर नहीं बचेंगे। जैसे नहीं बचे थे डायनासोर, तब इस धरती पर हम ही जीवन सृजेंगे। भले तुम्हारी खरगोश से भी निरी, लेकिन जिजीविषा से भरपूर नई सृष्टि रच डालेंगे। तीसरे महायुद्ध बाद भी जंगल जैसी एकजुट रहने की ताकत, जड़ों की संवेदनशीलता से सदा जुड़ी हमारे अनुभव और ज्ञान का भंडार धरती। प्रकृति ही पाठशाला हमारी, चिकित्सालय और अनुसंधान केंद्र भी। हर वनस्पति से निकटता हमारी, धरती से जुड़ी अंतरंगता हमारी बनाती रही है निरंतर हमें सजग ऊर्जा। सर ये नेट बहुत ज़्यादा अभी हो रही है। जी हाँ, अच्छी कविता सुनने के बाद ही
हो रहा है, क्या करेंगे, अब कनेक्टिविटी ऐसी है तो क्या किया जाए। हाँ, इसे कोशिश करूँगा कि इसके बाद में मैं अभी छोटी छोटी कविताएं सुनाने का प्रयास करूँगा। तो धरती से जुड़ी अंतरंगता हमारी बनाती रही है निरंतर हमें सजग, ऊर्जावान, ज्ञानवान। तीसरे महायुद्ध के बाद भी रच लाड़ेंगे फिर दुनिया नहीं। जी हाँ, ये इसलिए मैं छोटी छोटी कविताएं चुन रहा हूँ नेट अवरोध के कारण। एक अगली कविता है कब तक, शीर्षक है कब तक। कई पंचवर्षीय योजनाओं के इस जंगली इलाके में लागू होने के बाद अब लोग कहते हैं हम सभ्य हो रहे हैं, हम शिक्षित हो रहे हैं, हमारी राजनीतिक सामाजिक चेतना हो रही है धारदार, और कुछ ही वर्षों में शायद मुख्य धारा में हो जाएंगे हम शामिल, और शायद हमारी बुद्धि का वजन उनकी उदार नज़रों में कुछ ग्राम से कुछ ग्राम और बढ़ जाएगा। लेकिन एक सवाल तब भी बचा रहेगा कि इस देश में कास्ट सर्टिफिकेटों के माध्यम से ही पहचाने जाते हम चौथी श्रेणी के नागरिक होने का दर्द भोगते रहेंगे कब तक। और ये समकालीन जनमत ने मेरी पहली कविता छापी थी, मतलब छात्र जीवन के बाद मैं जब लिखना शुरू किया तो ये पहली कविता समकालीन जनमत ने ही छापा था। तो मैं सभी मित्रों को ये कविता सुनाना चाहूँगा। तो उसमें एक शब्द है जदुर। तो जदुर एक है हमारे नृत्य गीत है जो जेठ के आसपास ये गीत गाया जाता है, खास करके सरहुल मना लेने के बाद में। तो कविता का शीर्षक है जंग लगे तीरों पर नई धार लाने का गीत। तुम्हारे जदुर गीत सुनकर, तुम्हारे जदुर गीत सुनकर झूमती नहीं है स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी, कोयल, कारो और न कन्हर, और न ही तुम्हारे नगाड़ों, ढोलों, मांदलों की ताल से ताल मिलाकर गाता है दामोदर। क्योंकि क्योंकि इन सारी नदियों के बंध गए हैं हाथ पैर, या बंध रहे हैं छड़ सीमेंट की जंजीरों से। ताकती है आशा भरी निगाहों से आज स्वर्ण रेखा, कोयलकारो, दामोदर, मयूराक्षी तुम्हारे जंग लगे तीरों की ओर। और तुम हो कि गिटार की धुन पर मटका रहे कूल्हे, थिरका रहे पाँव सरहुल के जुलूस में। मिलेगा नहीं इससे तुमको कभी आत्मबल, और न कभी होगा इससे तुम्हें अपने अस्तित्व के ज्ञान। बेहतर है रचो नया कोई गीत जदूर, कैद होती स्वर्ण रेखा, कोयल, कारो, कन्हर, दामोदर की मुक्ति का, स्वयं को जानने पहचानने का, और जंग लगे तीरों पर नई धार लाने का। हमारे गांव में बच्चे लोग होते हैं, तो हमारे यहाँ जो है कि मिशन स्कूलों में पढ़ना एक गर्व का विषय समझा जाता है। तो आदिवासी गांव में एक युवा है, वो अपने परिवेश में किस तरह अपने बड़े भाई से उसकी मुसीबत देखकर अपनी बातें कहता है, वो मैं ज़रा इस कविता में कहना चाहूँगा। आदिवासी स्कूल पढ़ रहा हूँ इंटर, पा लूँगा कहीं ना कहीं कोई नौकरी छोटी मोटी, कर लेने दो बीए पास दादा। तुम परेशान क्यों होते हो दादा,
इसलिए कि कॉलेज में एडमिशन के लिए मांगूंगा फीस। चिंता ना करो दादा, इस बार बारिश अच्छी हुई है, धान कुछ अधिक उपजेंगे। फिर हम खेतों में मटर, आलू या गोभी की भी कर लेंगे खेती। पैसे मिल ही जाएंगे दादा, जुगाड़ हो जाएगा किसी ना किसी तरह। ना मैं स्वेटर मांगूंगा, ना जैकेट, ना जीन्स पैंट दादा, ना साइकिल, ना रेडियो, ना टीवी दादा। कर लेने दो पास पिए दादा। मुझे पढ़ाने के चक्कर में मुझे पढ़ाने के चक्कर में बहुत हो चुके अपमानित। बसों में, सड़कों पर, चौराहों पर, बाज़ारों में, गांव से रांची शहर और रांची से कोड़ा जाने तक। कोड़ा सर ऐसा है कि पहले ये एक शब्द बता दूं, यहाँ कोड़ा शब्द आया है। कोड़ा का मतलब हुआ कि जो हमारे आदिवासी जो है बंधु ऑफ सीजन में, मतलब धान कटने के बाद में ईंट भट्ठों में काम करने चले जाते थे बाहर, तो उसी को हम लोग अपनी भाषा में कोड़ा कहते हैं। तो मुझे पढ़ाने के चक्कर में बहुत हो चुके अपमानित। बसों में, सड़कों पर, चौराहों पर, बाज़ारों में, गांव से रांची शहर और रांची से कोड़ा जाने तक। अब आप कोड़ा नहीं जाएंगे दादा, अब आप कोड़ा नहीं जाएंगे दादा। कर लेने दो मुझे बीए पास दादा। तो ये हमारे एक आदिवासी युवा की सपना है। ये कविता 1988 में लिखी गई थी। तो यहाँ मैं एक्चुअली अपनी पुराने कविताएं, अब पहले नई कविताएं सुनाया, और अभी ये कुछ अपनी संग्रह है जंगल पहाड़ के पाठ, उसी से ये कविताएं आपको सुना रहा हूँ। एक कविता है, आप क्यों हंसते हैं। तो इसमें कुछ शब्द आएगा, एक शब्द आएगा रानू और एक आएगा फुटकल। तो ये फुटकल क्या है कि पीपल की जाति का एक पौधा पेड़ होता है जिसकी कोपलों को हम लोग साग के तौर पर खाते हैं, फुटकल कहते हैं। तो वो औषधि के में काम में आता है। और दूसरा एक शब्द आएगा रानू। तो रानू क्या है कि हम लोग जो राइस बेरे बनाते हैं, हड़िया या डियंग या जिसको कहते हैं, वो जो हमारा पेय पदार्थ है ज़रा नशीला होता है, तो उसे हड़िया कहते हैं। तो उसको जो दवाई उस पर डाली जाती है उसे रानू कहा जाता है। तो बीच में ये शब्द नहीं बताऊंगा। और ये मूल रूप से ये कविता मेरी मातृभाषा कुड़ुख में लिखी गई थी। मेरी मातृभाषा कुड़ुख है, वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। और हमारे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये हमारे जो माइग्रेट से जो हमारे भाई लोग जो चाय बागानों में रहते हैं और असम में रहते हैं, तो भी ये इसमें उल्लेख है। तो ये मैंने बताया पिछली कविता में कि उन इलाकों में जो ऑफ सीजन में चले जाते हैं उनको हम लोग कोड़ा जाना कहते हैं, मतलब मजदूरी करने के लिए। तो अभी ये जो कविता है ये है, आप क्यों हंसते हैं। आप क्यों हंसते हैं देखकर हमें। कम कपड़े पहनते हैं इसलिए, काले दिखते हैं इसलिए, जंगल बीच गांव में रहते हैं इसलिए, आपकी तरह लिख पढ़ नहीं पाते इसलिए। आप क्यों हंसते हैं। आइए आइए यहाँ आइए, जंगल का कौन सा पत्ता है यह, कौन सा पेड़ है यह, आइए जानिए। फुटकल भी दवाई है, रानू बनाते बूटियाँ भी, और भी अनेक ऐसे ही जंगल में हैं औषधियाँ। क्या आप बता सकते हैं यह पत्ते इनके देखकर या जड़ें इनकी सूंघ कर।
रात को तारे देख बता सकते हैं हम समय, रात को तारे देख बता सकते हैं हम समय, मकड़े चींटी की देख कर गतिविधि गतिविधि बता सकते हैं कब होगी बारिश या बदलेगा कब मौसम, बचा सकते हैं जान भी सुनामी से, बचा सकते हैं जान भी सुनामी से, जैसे बचे रह गए थे अंडमान में। आपका तो कंप्यूटर भी आपका तो कंप्यूटर भी बता नहीं पाता मौसम का सही हाल, तो बताइए किस बात पर हंसते हैं आप। मड़बे की काली रोटी खाते हैं इसलिए, लताएं कंदमूल पत्ते जंगल के खाते हैं इसलिए, खाने लायक मांस खाते हैं इसलिए। हंसो हंसो हंसो, लेकिन हमें बताओ, आप इससे बेहतर खाते और रहते हैं, बेहतर घरों में रहते हैं, तब भी आपका और हमारा खून लाल क्यों है? आप भी मरते हैं, हम भी मरते हैं, जलकर या गलकर इसी धरती में समा जाते हैं, तब भी मेरे भाई आप क्यों हंसते हैं? तो ये कविता मूल रूप से मातृभाषा में लिखी गई थी। और एक कविता वो भी सुना रहा हूँ, तो वो भी मूल रूप से मेरी मातृभाषा कुड़ुख में लिखी गई थी, पर हिंदी में सुना रहा हूँ। प्रजातंत्र में रोटी तो हम मांगेंगे ही, कटते वृक्षों के साथ चिपकेंगे भी, छिनती जमीन की खातिर देंगे जान भी, मरती अपनी भाषा की खातिर मांगेंगे तुम्हारे अखबार में 2 कॉलम भी, रेडियो टीवी में कुछ घंटे का प्रसारण समय भी। इसीलिए अपनी मातृभाषा में लिख रहा हूँ प्रजातंत्र की कविताएं। अलावा इसके समाचार भी, तुम्हारे टीवी कार्यक्रम के लिए घटना कथा भी, तुम्हारे धारावाहिकों के लिए पटकथा भी। कैमरे के आगे भी खड़ा हूँ, कैमरे के पीछे कलाकार मैं ऐसा हूँ, अपनों के लिए भाषा संस्कृति बचाने के साथ रोटी के लिए जूझता, जल जंगल जमीन पेड़ बचाता। अल्बर्ट इक्का चौक पर राइफल छोड़, अल्बर्ट इक्का चौक पर राइफल छोड़, बिरसा चौक पर बंधे हाथ से होकर मुक्त प्रवेश कर रहा हूँ अब संसद के द्वार से। मिलूंगा तुमसे जल्द ही अन्य मंचों पर भी। पहाड़ों जंगलों को रुपये के आँखों से देखने की, जंगलों पहाड़ों को रुपये की आँखों से देखने की नज़रिए को तुम्हारी देता रहूँगा चुनौती। लिखकर बोलकर शब्दों की ऊर्जा भर रहा हूँ, इसीलिए दिल में दिमाग में शरीर के रोम रोम में। तो दोस्तों ये एक कविता थी प्रजातंत्र में, जो मूल रूप से मेरी मातृभाषा में लिखी गई थी। धन्यवाद सर, आप लोग मेरी बातों पर टिप्पणी भी कर रहे हैं, तो मुझे देख कर मेरा हौसला अच्छा लग रहा है। मूल में सुनाओ मूल में तो सारी नहीं सुना पाऊँगा, मैं थोड़ा सा इसका सुना देता हूँ मूल में, है ना। 2-4 पंक्तियाँ मूल रूप में सुना दे रहा हूँ मैं आपको, हैं। अस्मा तो ने ओम दिम खंडरना मन संगे खमचोम दिम हल उखड़े गे चिम अंगाय भाखा खातिर मैं भाखा खातिर ने ओम निंघाय अखबार नो दो कलम भी रेडियो टेबू नो कुछ घंटा समय भी। तो इतने ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मूल अभी मैंने अपने पास नहीं रखा है, तो कुछ लोगों ने आग्रह किया, तो ये 4-5 पंक्ति मैंने मूल रूप में सुना दी।
और झारखंड गठन के बाद कुछ दृश्य, जब झारखंड बना तो कुछ मैंने दृश्य देखे आसपास में, तो मेरे मन में कुछ सवाल पैदा हुआ। झारखंड गठन के बाद कुछ दृश्य, तो एक पहला दृश्य है, झारखंड गठन हो गया, झारखंड बन गया, तो दृश्य एक, रांची अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, राजधानी है। तरक्की की ऊंचाई की ओर बढ़ते भारत में एक उभरते महत्वाकांक्षी शहर का नाम है, जहां से गायब है अब ठंडी हवा, गायब है पक्षियों का कलरव, शोर है जुलूसों का, गर्मी है, धूल है और होड़ है एक आगे बढ़ जाने का। अच्छा ठीक है, मैं बाद में अपनी मूल भाषा में भी एक दो कविताएं सुनाऊंगा, है ना। अभी मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ। दृश्य 2, रांची शहर में निकलते जुलूसों को देख, हाँ पढ़ी जाती मांगों की सूची को देखकर लगता है ऐसा झारखंड सभी के लिए बन गया है कामधेनु, जिसे देखो वही कुछ पाने की कर रहा तैयारी। तो शुरू में है कि जब ये झारखंड बना तो लोग बहुत सारे डिमांड कर रहे थे नया नया, जो आज तो 20 साल हो गए, लेकिन बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की आई थी। तो वो जो मैंने अनुभव किया था, वो दृश्य मैंने जो देखा था, तो इन छोटी छोटी कविताओं में मैंने उन अनुभवों को दर्ज करने की कोशिश किया। अब देखिए कि झारखंड गठन बनने के बाद हमारा एक जो सरकारी कर्मचारी क्या सोचता था, वो दृश्य 3 में है। खुश हैं सरकारी अर्ध सरकारी संस्थानों के अधिकारी कर्मचारी की रांची बन गई राजधानी। जानना चाहा खुशी का कारण तो उन्होंने बताया अब बढ़ जाएंगे कुछ भत्ते कुछ सुविधाएं। अच्छा, इसी समय क्या हुआ कि पुस्तक मेला लगा झारखंड गठन के बाद में। क्या अनुभव हुआ ये इसमें दर्ज है। रांची पुस्तक मेले में देखा, अचानक हो रही थी घोषणाएं, जानिए झारखंड को, खरीदिए हमारे यहाँ से प्रकाशित पुस्तकों को, पहचानिए झारखंड को। आश्चर्य नहीं हुआ, खुशी हुई, लेकिन मन में एक सवाल उठा, झारखंडी किताबों के ये जानकार विद्वान प्रकाशक विक्रेता पहले थे कहाँ। ये हमारे झारखंड गठन के बाद क्या कि ज़मीन की कीमत बढ़ गई, तो उसी पर यह प्रतिक्रिया है। ज़मीन चाहे हो आदिवासी की, रांची में सभी की कीमत है, फिर भी ज़मीन खरीदने की होड़ है मची। हर कोई 2-4 कट्ठा ज़मीन खरीद रहा है, पैसे नहीं जेब में तो लेकर उधार ही सही, मगर खरीद रहा है 2-4 कट्ठा ज़मीन। अब राजधानी रांची में घर होने का, रहने का दरअसल सुख ही है कुछ और। सर ये अगली कविता है, कविता को झारखंड घुमाना चाहता हूँ। तो इसमें एक वर्ड आएगा, एक शब्द आएगा देखो। तो देखो तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं, है ना। तो मैं क्षमा चाहते हुए भी यह वर्ड का प्रयोग अपने कविता में किया हूँ और ये बात कर रहा हूँ। कविता को झारखंड घुमाना चाहता हूँ। तुम्हारी कविता टहलती है गंगा या जमुना किनारे, करती है सैर
मगध, इलाहाबाद, दिल्ली, बनारस, भोपाल, जयपुर, भोजपुर, अवध, ब्रज कभी आती नहीं कभी कंटीली झाड़ियों से भरे झारखंड के पहाड़ों पर। गलती से अगर आती भी है तो गलती से अगर आती भी है तो तेज रफ्तार से चलती कार पर होकर सवार, धूल से आंख बचाती रंगीन चश्मा पहने देखकर हमें लौट जाती है राजधानी। इस कविता को मैं चाहता हूँ झारखंड के गांवों तक टहलाना, टूटे फूटे शब्दों में। मैं कविताएं इसलिए लिखता हूँ, शहरों में दिक्कू बन गए घरों से दूर, आदिवासी कुनबे की कराना चाहता हूँ सैर, टूटे फूटे शब्दों में कविताएं। एक शोधकर्ता, एक पत्रकार, एक पेंटर, एक फोटोग्राफर, एक कलाकार, एक प्रतिभा खोजी कोच की तरह झारखंड घुमाना चाहता हूँ, टूटे फूटे शब्दों में कविता की जैसी कुछ पंक्तियाँ लिखने का प्रयास, कविता को झारखंड घुमाना चाहता हूँ। तो सर, ये अभी हमारे यहाँ एक वाद्य है, मांदर। तो ये जो मांदर है मिट्टी के शक्ल से बनते थे, लेकिन लकड़ी से बनते थे, खास करके कटहल के लकड़ी से, और उसमें ढोल की तरह चमड़ा बजाया जाता था। लेकिन जो है बहुत ही मधुर आती है, और इसे मृदंग की तरह कुछ मधुर होता है, लेकिन चूंकि आकार में ये उससे बड़ा होता है और दोनों तरफ ये पतला नहीं होता है, एक तरफ थोड़ा ऊंचा और एक तरफ थोड़ा सा नीचा, इस तरह का आकार होता है। ये है मांदर। तो इस कविता में क्या है कि कुछ शब्द जो हैं हमारे, और एक पंक्ति मेरी मातृभाषा के गीत की है। वो शब्द है, खेल खुट्रा भैया रे मुक्का किचका लिखा लग गई। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जब मांदर फूट जाता है तो पत्नी की तरह पत्नी से बिछड़ने का एहसास होता है। तो और मतलब हुआ सरहुल का त्यौहार। तो हम मांदर के साथ हमारा जो समाज है या हमारे लोग हैं मांदर से हैं, और उनको मांदर किस तरह का एहसास देता है उसको मैंने इस कविता के माध्यम से समझने की कोशिश की है। जरा ध्यान दें। मांदर का साथ। तुम कहते हो छोड़ दूं मैं मांदर, भला ऐसे कैसे छोड़ सकता हूं इसे मैं। दरअसल तुम नहीं जानते, दरअसल तुम नहीं जानते जीवन का एक सांस की एक एक आंसू। मांदर के साथ का कंटिन्यू। तुम कहते हो छोड़ दूं मैं मांदर, भला ऐसे कैसे हूं इसे मैं। दरअसल तुम नहीं जानते, दरअसल तुम नहीं जानते जीवन का एक एक पल, सांस की एक एक धड़कन, आंसुओं की एक एक बूंद, प्यार का एक एक क्षण। तो में कुदाल चलाते, हल चलाते, पसीने की अन्न से भरे घर की सारी पूंजी मांदर की थापों से है बंधी। और जीवन की इतनी बड़ी पूंजी जो जादुई दवा की तरह बार बार मिटा देती है शरीर का थकान सारी। कमाई दे तुम्हें दे दूं भला कैसे मैं। मेरे भाई, मेरे भाई तक
बदल से मौसम के साथ बदलते तालों पर नहीं थिरकोगे। गरम माघे बाप पूरब जतरा में नहीं नाचोगे। चांद के घटते बढ़ते रूपों आकारों के साथ चांद के घटते बढ़ते रूपों आकारों के साथ मांदर के बदलते तालों पर बदलते कदमों से कदम नहीं मिलाओगे। साथी नर्तकों के साथ समान आरोह और समान लय ताल में गाओगे नहीं गीत, मांदर को नहीं समझोगे। अखड़ा नाचना कूदना, हमारे यहाँ अखाड़ा नहीं होता है, हम लोग अखड़ा बोलते हैं जहाँ हमारा नाचना गाना होता है। तो ये जो अखड़ा है वो प्रायः गांव के बीच में होता है और इसके इमली के पेड़ होते हैं और इसी के पास पुराने समय में हमारा जो धुमकुड़िया जो होता था और युवकों का जो डॉर्मेट्री कहते हैं वो होता था। तो उस नाचने भी जोश में पंक्ति से छिटक कर अलग कूदने थिरकने में भी अनुशासन, इस अव्यवस्था में भी है। जोड़ीदार नर्तकों से जुड़े रहने की ललक, जहाँ किलकारियाँ भी हैं संगीत के अंग, मांदर के संग नृत्य के लिए के उठते कदमों का संकेत मात्र नहीं है और न ही संगीत का ताल मात्र है मांदर। पहली बारिश में मिट्टी की सौंधी महक है मांदर। बसंत की मादक सुगंध भी है मांदर। हमारे खेत खलिहानों का रक्षक भी है मांदर। ठंड में तन में ऊर्जा भरता, अगहन के ठंड में तन में ऊर्जा भरता अंगार भी है मांदर। खुश होकर नाचने मात्र का साधन नहीं है यह बजना साथी है हमारे का जीने का, चाहे मिट्टी से बनी हो या काठ से। टूटने फूटने पर इसके पत्नी की मौत की तरह लगता है सदमा दोस्तों को हमारे, जब वे गा उठते हैं खोल खट्रा भैया रे मुख लगी। दुख आने पर मांदर दिखाता है हमदर्दी। दुखती रगों पर जब अपनी नस नस में लगता है बहने, नस नस में लगता है बहने। परब जैसा आनंद की लहर नस नस में बहने लगता है। परब जैसा आनंद की लहर जीवन है, भाषा है, सांस है, गीत है, सपना है, आशय है, पुरखों के संघर्ष की प्रेरणा है, विरोध और असहमति का गर्जन भी है, एकजुट होने का संदेश भी है, उलगुलान का जोश भी है, शांत रहने का होश भी है। पसीनों से पवित्र गंध, हरे खेतों धान भरे खलिहानों का सपना इसके तालों में है समाहित। धरती से जुड़ी अंतरंगता हमारे इतिहास का अनखुला पन्ना भी है मांदर। जाहिर है इन सब को करोगे मांदर को समझोगे न जीवन को मेरे स्पष्ट है, मुझे भी नहीं समझोगे। करते रहोगे घोषित खुद को सभ्य और मुझे या हाशिए का आदमी, लेकिन हम गाते रहेंगे मांदर की थाप पर धरती की सांसों के गीत, के हरियाली के गीत, कोयल कारो दामोदर स्वर्ण रेखा, नर्मदा की मुक्ति कामना के गीत, सरई फूलों की पवित्रता के साथ सिंदूर बनी धरती के फूलों के साथ लयबद्ध साथ पहाड़ की ठंडी शांत हवाओं के साथ बार बार गाते रहेंगे कलम में धार लाने के गीत,
जीवन को संवारने के गीत, अपने गांव से लेकर देश दुनिया को बेहतर बनाने के गीत मान के साथ। दोस्तों ये ज़रा डिस्टर्ब हो गया और लगता है कि इंग्लैंड का बमबर्षकों से अपने भेड़ियों को बचाते हुए देखा था। तो इसी पृष्ठभूमि पर बहुत सारी बातों को तो इसीलिए ये कविता लिखी गई थी। ब्रिजेट खान, रॉबर्ट फ्रिस्क और हम। वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पागलों की तरह भाग भाग लहूलुहान भेड़ों को बचा रहा था अमेरिकी बरसकों से। हाँ, वह ब्रिजेट खान था, एक अफगानी गरेड़िया। ब्रिजेट खान पर लिखी इस कविता की व्याख्या प्रस्तुत करते, सभ्यता और मुक्ति का पाठ पढ़ाते तो हैं भेड़ों के बारे, ब्रिजेट खान के बारे, अमेरिकी साम्राज्यवाद के बारे, फांसीवादी ताकतों के बारे, पीड़ा के बारे। मगर मेरे मित्र नहीं बता, पेड़ों को बचाते, नदियों को बचाते, देश के जंगल, जल जंगल जमीन हवा बचाते, पहाड़ जंगल के लोगों के बारे, गंगाराम कालुंडिया जैसे अनेक लोगों के बारे, क्योंकि हमारे मित्रों को किसी जानकारी। फिर यहाँ ये गंगाराम कालुंडिया की चर्चा आया। तो गंगाराम कालुंडिया सेना में अधिकारी थे और वो रिटायरमेंट के बाद अपने गांव आ गए थे और उस समय विस्थापन की विस्थापन से लड़ने के लिए ये गंगाराम जी ने भी ग्रामीणों का साथ दिया था। दुख की बात क्या है कि एक दिन सुबह पुलिस आती है और उसे ले जाती है और इनकाउंटर में मार देती है। तो ये इस कविता की पृष्ठभूमि थी सर। सर मुझे कविता पूरी तरह लय में नहीं सुनाने का दुख तो है ही। हाँ, तो ये अब क्या किया जाए इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। नेट हमारे ये मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मेरे नियंत्रण में नहीं है ना। तो क्या किया जाए, है ना। धन्यवाद राम जी राय जी, है ना। तो अभी मैं अपनी अगली कविता पढ़ रहा हूँ। कविताएं मेरी ना पढ़ें आप। तो इसमें कुछ शिकायत है, वो सब देखिए जरा, आप भी अनुभव करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो क्यों ये कवि कह रहा है कि कविताएं मेरी ना पढ़ें आप, जरा इसे समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप पहाड़ों को एक विशेष दृष्टिकोण से देखने के हैं अभ्यस्त, वहाँ के पेड़ों, लताओं, फूल पौधों, औषधियों, वनस्पतियों, नदियों, झरनों, पशु पक्षियों, तितलियों, कीट पतंगों को मानते हैं जंगल, वहाँ के लोगों को अभयारण्य का पशु, उन्हें देखने की अपनी स्थिति में कर नहीं सकते कोई परिवर्तन, मेहरबानी कर मेरी कविताएं ना पढ़ें तब आप। इससे लग सकती है चोट दिल को, दिमाग को, हो सकता है पहुँचे ठेस तुम्हारी आत्मा को। बात जो आप सुनना चाहते हैं मेरे
कवि मन से सुन नहीं सकते अब इन पंक्तियों में। चाहते हैं देखना जो आप शब्द चित्र, वह इन शब्दों में दिखेगा नहीं। आवाज़ों की वह तस्वीर दिखेगी नहीं, जो चाहते हैं देखना सुनना। क्योंकि ये आवाज़ें, ये ध्वनियाँ और प्रतिध्वनियाँ तुम्हारे शब्दकोशों से जुदा हैं, अलग हैं। तुम्हारी आँखों कानों के लिए अपरिचित हैं, तुम्हारी संवेदना के राडार से बाहर हैं, उसकी पकड़ से, उनके दायरे से बाहर हैं। तुम्हारी सभी ज्ञानेंद्रियों की पहुँच से दूर हैं, तुम्हारी सभी ज्ञानेंद्रियों की पहुँच से दूर हैं। ना निकाल लें इसका मतलब कुछ और आप, जैसा कि अब तक करते आए हैं। मेहरबानी कर इसीलिए मेरी कविताएं ना पढ़ें आप। पहाड़ों, पेड़ पौधों, जंगलों को भी, नदी झरनों को भी आदमी समझे पहले आप, फिर कविताएं पढ़े आप। दोस्तों, इसमें ये 2013 में मैंने ये कविता लिखी थी, लेकिन पिछले साल ये पता चला कि न्यूजीलैंड के जो माओरी आदिवासी हैं, वो वहाँ की वांगानुई नदी को वो लोग आदमी का दर्जा देने के लिए 160 साल से संघर्ष कर रहे थे। अब सोचिए 160 साल से, लेकिन वहाँ की सरकार उनकी बातें समझ नहीं कर रही। क्या भाई, ये क्या आदिवासी लोग क्या कह रहे हैं, ये इंडिजिनियस लोग क्या कहते हैं, नदी को आदमी का दर्जा दो। और पिछले साल ही जब वो न्यूजीलैंड की सरकार को यह समझ में आया कि 160 साल बाद समझ में आया कि वो क्यों नदी को आदमी का दर्जा देने का मांग कर रहे, तो वहाँ उस नदी को आदमी का दर्जा दे दिया गया। और कुछ उसके चंद दिनों बाद ही हमारे सरकार ने भी गंगा को आदमी का दर्जा दे दिया था। दोस्तों, एक अब कविता है तुम्हारे मुख्य धारा में। यह मुख्य धारा की बहुत चर्चा की जाती है, मुख्य धारा की बहुत बात की जाती है, तो हमारी तकलीफ़ें क्या है उसे बयान। तुम्हारी मुख्य धारा में हाँ, किसे नहीं होती है अपने पिछड़ेपन से, हीनता से, गरीबी से, अपनी अज्ञानता से मुक्ति की कामना। हाँ, मेरे अंदर भी है छटपटाहट, होती है इच्छा जैसा कि आप हो जाऊं मुक्त अपने आदिवासीपन से, अपने जंगलीपन से, अपने गंवारपन से। मांदर, ढोल, नगाड़े, तीर धनुष त्याग कर गाऊं भजन तुम्हारी तरह होकर मस्त, फिल्मी गानों की धुनों पर लेकर ईश्वर का नाम, और कूद जाऊं, हो जाऊं शामिल तुम्हारी मुख्य धारा में। लेकिन जैसे ही मुख्य धारा में तुम्हारे चाहता हूं करना प्रवेश, मुझे दिखते हैं मुख्य धारा के द्वार पर कई असभ्य, अमानवीय और ढेरों चेहरे क्रूर। फिर भी कर साहस समेट हिम्मत बह चुका हूँ दूर तक बहुत मुख्य धारा में तुम्हारे, और देख रहा हूँ अब अक्षर दूरबीन के सहारे, ना तो वहाँ पवित्रता है, ना सहृदयता, ना शिष्टाचार, ना सहयोग, ना स्वच्छता, ना सच्चाई, ना ईमान, ना करुणा, ना दया, ना एकजुटता। नहीं, वहाँ कुछ नहीं जिसे समझूं मैं पवित्रता तुम्हारी मुख्य धारा की। इसीलिए चाहता हूँ लौटना तुम्हारी मुख्य धारा से छिटक कर पहाड़ों में बहती छीन धारा के करीब, अपनी कुटिया, अपने गांव में, जहां आदमी कम से कम आदमी के रूप में नहीं कोई
पशु क्रूर आदमी ही है, आदमी ही है अपने चेहरे के अंदर और बाहर। चलिए, मेरे पास घड़ी नहीं है, कोई मुझे यहाँ पर समय लिख के बता सकेगा तो मेहरबानी होगी। और कितना समय है? सर, मैं कुछ अपने कविताएं ज़रा छोड़ के मैं थोड़ी सी हमारे कविताएं पढ़ना चाहता हूँ। एक मिनट। आज लोगों की एक पुस्तक है लंबे कविता की, ठीक है। यहाँ मैं उनकी कविता अंश पढ़ूंगा कुछ कुछ, तो वो इसलिए कि ताकि जो आदिवासी समाज के प्रति जो कुछ, हाँ, सुना रहा हूँ और कविताएं, हाँ, हमारे अनुज लोगों एक अंश सुना रहा हूँ कविताओं के, उनके बाघ और सुगना मुंडा की बेटी से। जंगल के पूर्वज कभी भी प्राकृत बाघ के दुश्मन नहीं रहे हैं। हम जंगल के पूर्वज रहे हैं और जंगल हमारा पूर्वज है। जंगल केवल जंगल नहीं है, नहीं है दर्शन है, पक्षधर है या सहजीविता का, दुनिया भर की सत्ताओं का प्रतिपक्ष है। यह हमारे अनुज लुगुन की कविता की कुछ पंक्ति थी। प्रेरक टिप्पणियाँ आ रही हैं, मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये फिर मैं अनुज लुगुन के कुछ पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ, लंबी कविता से कुछ छोटी छोटी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि सहजीविता को, मतलब हमारा प्रकृति से जो रिश्ता है वही रिश्ता वहाँ के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों सभी से वैसे ही है ना। पेड़ पर्वत सारे कुछ जो हैं उनसे हमारा रिश्ता एक प्राणी की तरह है, एक सहजीवी की तरह है। ये हमारे लिए वो कोई मुनाफे का साधन नहीं है। जैसा कि हमारा जो सभ्य समाज हमें कहता है, या जो सभ्यता या विकास की बात करते इस धरती को जो एक मुनाफे का साधन मानता है और कई बार वे आदिवासियों को कहते हैं कि आदिवासी विकास विरोधी हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा मित्रों के आदिवासी विकास विरोधी नहीं है, उन्हें भी विकास चाहिए, लेकिन वो कैसा विकास चाहिए इस पर आप लोग भी ज़रा ध्यान दें। उन्हें ऐसा विकास चाहिए जो आदमखोर ना हो, जो धरती खोर ना हो, जो मुनाफाखोर ना हो। तो हमारी जो आदिवासी समाज है वो धरती खोर, आदमखोर और मुनाफाखोर विकास का विरोध करती है, क्योंकि
उसके लिए यहाँ के पेड़ पौधे या जीव जंतु, नदी जल, सभी कुछ उनके जीवन के जीने के साधन है, वो कोई मुनाफे के साधन नहीं है। तो ये एक दृष्टि है जिसे कई बार लोग नहीं समझते हैं। मैं अगली कविता पढ़ता हूँ। ये एक नागालैंड की, अच्छा, मातृभाषा में लिखी कविताएं सुनाऊं। ऐसा है कि चूँकि मैं उसको, ऐसा अनुरोध आएगा मैंने नहीं सोचा था, इसलिए जो लिखा हुआ है वो लैपटॉप में है और मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो फिर भी मैं यहीं पढ़ते हुए अनुवाद करके अब ये पहाड़ के पाठ, मेरी कविता का कविता संग्रह का शीर्षक है ये जंगल पहाड़ के पाठ। तो इसी में कुछ कविताएं हैं पहाड़ के पाठ, तो मैं उसी से कुछ कविताएं सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। तो पहली कविता है पहाड़ के पाठ में से, जिसका शीर्षक है जिन्होंने देखा। जिन्होंने पहाड़ नहीं देखा वे देख कर पहाड़ पहले कतराते हैं, फिर खोजते हैं घोड़ा, टट्टू या सवार हो जिस पर पहुंच सके चोटी पर। पहाड़ी लोगों को माथे पर पट्टी टिकाए, पीठ पर टंगी टोकरियों में भारी सामानों के साथ मीलों पहाड़ों से नीचे उतरते फिर आराम से ऊपर चढ़ते देख वे कठिन के होते हैं परेशान भी। पहाड़ी आदमी पानी पर हैं, जीवन उनका ऐसे ही सहज है यहाँ। मैदानी पर्यटक तब भी अचंभित सोचता रहता है, जीवन कितना कठिन है उनका यहाँ पहाड़ों पर। तो धन्यवाद भीम सिंह जी, आपने टिप्पणी की इसके लिए। अब अगले के पाठ में से ही वो पहाड़ हमें किस तरह से शिक्षित करता है, उसी संदर्भ में ये बात पहाड़ चढ़ने पर जब डर लग कि तब पहुंचे शिखर पर, तभी दिखता है एक पहाड़ और उसे पार करने पर मिलता है दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। शिखर पर जाने के लिए, शिखर पर जाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहाड़ मनुष्य को बनाता है धैर्यवान। बादल बादल गरजने के वजह से ये लाइन कट जाता है। चुपचाप पहाड़, पहाड़ खड़ा है चुपचाप, निशब्द, निश्चल, स्थिर। आदमी देखता है उसकी ऊंचाई, पहाड़ की खामोश चुनौती स्वीकार कर वह पहाड़ चढ़ता है चोटी पर। पसीने से तरबतर विजयी होने का सुख पाता है पहाड़। ये फिर बहुत सारी गड़बड़ी होनी शुरू हो गई है।
अब कुछ लंबी कविताएं हैं, लेकिन लंबी कविताएं सुनाने का ये साहस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए कि हम्म, आ, ये जो है आ, ये कट जा रहे हैं बार बार, इसीलिए मैं मैं भी डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। वाटर या वाटरफॉल को घाघ कहते हैं, घाघ। तो हमारे खूंटी के नजदीक प्रपात है जिसका नाम है पेरवा घाघ। ऐसा बताया जाता है कि वो पहले वहाँ जो कबूतर थे, कबूतर आते थे और उस पहाड़ के गुफा था, उसके पीछे चले जाते थे। तो चले जाते थे, तो उस दृश्य को देखने के लिए लोग, बहुत सारे लोग आते थे और आनंदित होते थे। और ये अनुज लुगुन जी जो हमारे युवा कवि, इनका दूसरा भाग जो कविता का जो दूसरा भाग है, तो वो उन्हें बहुत ही पसंद है। तो मैं यहाँ पर दूसरा भाग ही पढ़ूंगा, पहला भाग नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। पेरवा घाघ के कबूतर दो। पेरवा घाघ में उस दिन जब बच्चे ने पूछा था अपने आजा से, तो आजा हम लोग अपने स्थानीय भाषा में आजा मतलब हुआ दादाजी। पेरवा घाघ में उस दिन जब बच्चे ने पूछा था अपने आजा से, कबूतर कहाँ चले गए ग्रैंडपा, आजा एकदम खामोश हो गए थे, एकदम चुप, कुछ क्षणों के लिए, जैसे इस प्रश्न से पहुंचा हो उन्हें गहरा सदमा, अतीत का कोई गहरा जख्म, मर्मांतक पीड़ा कोई उभर आई हो। फिर उन्होंने धीरे से बुद्ध पेरवा यहाँ से चले गए, दिल्ली चाचा के पास तुम्हारे बुलावे पर उनके। चाचा तब से जहाँ भी जाते, नागालैंड, बस्तर, मुंबई, मद्रास, जयपुर, कश्मीर, देश के किसी कोने में जाते करने उद्घाटन किसी कारखाने या डैम का, या गुट निरपेक्ष सम्मेलन जाते, या राष्ट्रमंडल के सम्मेलन में भाग लेने, या संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी मंच पर लंदन, पेरिस, वाशिंगटन, जेनेवा, मॉस्को या टोक्यो जाते, देश दुनिया में विकास की करते थे बातें, शांति की करते थे चर्चा, उड़ाते थे कबूतर लगभग हर जगह, चाहे देश हो या विदेश। जिस दिन से गए यहाँ से, ओ सॉरी, जिस दिन से पेरवा गए यहाँ में, कोयल कारों के किनारे मंडराने लगा अजीब आतंक, टूटने छूटने का सताने लगा। विकास के मंदिर बनने के प्रस्ताव से कभी वर्दीधारी राइफलें घूमने, कभी चल गई फिर हमारे बच्चों पर में, ऐसे किसी प्रस्ताव से अब लगता है डर। पेरवा बन गए शांति के प्रतीक, मगर बना गए हमें अशांत। पेरवा चले गए बेटे, चले गए राजधानी तुम्हारे चाचा के पास। अब पेरवा नहीं लौटेंगे, वे दूत बन गए हैं, संपूर्ण विश्व में शांति फैलाते हैं, लेकिन यहाँ हम रोज आतंकित, पता नहीं कब उजाड़ दिए जाएं बांध के नाम। पेरवा नहीं आएंगे बेटे, पेरवा नहीं आएंगे बेटे, अगर गलती से लौटे भी तो
5 सितारा सुविधाओं से लैस उन कबूतरों को क्या हम पहचान पाएंगे? वे इसी और सब क्या पाएंगे? सांवली धरती यह प्यारी? शायद नहीं, शायद नहीं। यह बताते आजा की आंखों में छलक गए थे आंसू। पीढ़ी नहीं लेकिन पेरवा के बारे जान चुकी थी बातें ढेर सारी। बच्चे नए पेरवा लाने का संकल्प लिए लौट रहे थे। फिर एक छोटी सी कविता है, जंगल का कवि। तो जंगल का कवि क्या आकांक्षा रखता है, ज़रा आप भी देखें। जब जंगल की सारी विद्रोही आवाज़ों को, जंगल के पेड़ों के हरेपन को, हरे भरे सीना तान पहाड़ों पर घाटियों में उगने लहराने की उनकी आकांक्षा को हो, महुए के डुबोनों की हो साजिश, इस जंगल का कवि रहेगा भला कैसे चुप? वह धनुष उठाएगा पतंग, साथ में बांसुरी और मांदर भी आएगा। सर जंगल एक बदल डाला है खुद को कुछ ऐसा। तो ये मजबूरी थी लोगों की, क्या के लिए वो बदलने के लिए मजबूर हुए अपने आप को। इसमें एक शब्द है वो थेथर, थेथर पौधा। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं थेथर जहाँ भी डालिए फेंकिए वो उगाता है। तो भी सखुआ पेड़ की तरह हम जड़ से उखाड़ो, रोपो कहीं और जाते थे मर। परिस्थितियों ने तुम्हारी आधुनिकता ने किंतु सिखा दिया है अब जीना कुछ इस तरीके से, उखाड़ो कहीं से, रोपो फेंक दो चाहे सड़क किनारे, शहर किनारे, जंगल किनारे या राजधानी की गंदी बस्तियों में। अब उग आते हैं सखुए की तरह तो नहीं, जिद्दी बेशर्म थेथर पौधे की तरह, कहीं भी किसी भी मौसम में बस चाहिए थोड़ी सी हवा, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी नमी, थोड़ी सी गर्मी। सर एक कविता, तो हालांकि ये 1990 में लिखे गए थे और अ, कई लोगों ने इसको हमारे युवाओं ने इसको अच्छा लगा कि इस कविता को विद्यालय में 2014 में जब आदिवासी
आ रहा था, तो डायस पर इस कविता को लिखकर वहाँ चलाया गया। इतिहास के पन्नों पर नहीं सब हो सका है तुम्हारी बार बार लाइन ये कनेक्टिविटी कट जा रही है। हालांकि मैं शहर में हूँ, लेकिन ये बारिश के मौसम है, इस वजह से ये बार बार ये जो है ये बार बार ये कनेक्टिविटी टूट रही है। और लगता है कि अब 1 घंटा हो भी गया होगा, तो हमारे मित्र ये जो समय है वो लगभग 1 घंटा लगभग। तो मैं ये अंतिम कविता सुनाता हूँ और उसके बाद कुछ प्रश्न का ये कनेक्टिविटी ये इस तरह से मैं अंतिम क्योंकि बात सर ये बहुत कनेक्टिविटी कट रही, बार बार ये कट रही है। तो मैं इसमें दुर्गा जी और जो हमारे जो भी साथी हैं वो ज़रा मेहरबानी करके बताएं कि अब मैं इसे समाप्त करूं, क्योंकि ये कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक, ये अंतिम कविता है, बस मुझे दे दीजिएगा। इतनी पर गढ़ा नहीं शब्दों में, नहीं दर्ज हो सका है ग्रंथों में। तुम्हारी विजय और संघर्षों तुम्हारी विजय गाथाओं और संघर्षों के गवाह पेड़ हैं, नदियां हैं, चट्टानें हैं, पुरखों की आत्माएं हैं, ससंदरी हैं, जाहिर थान हैं। तो ससंदरी सर ये हमारा जो पुरखों को जहाँ पर दफन किया जाता है उस स्थान का नाम है, और जाहिर थान हमारा जो पूजा स्थल है उसका नाम है। तो ये तुम्हारी विजय गाथाओं और संघर्ष ताने हैं, पुरखों की आत्माएं हैं, शशंदरी हैं, थान हैं, तुम्हारे लोकगीत हैं। पर इन सब की गवाही उन्हें नहीं है इतिहास के ग्रंथों में हाशिए पर डाल दिए गए हो या कर दिए गए हो उससे बाहर। इससे वे पुनः तुम्हारा अपने ग्रंथों में बंदर, भालू या अन्य किसी जानवर के रूप में करे वर्णन अपने आदमी होने की। तुम्हें अपने आदमी होने की खोजनी होगी, उनके गंतव्यों के विरुद्ध, बर्बर वैचारिक हमलों के विरुद्ध रचने होंगे स्वयं ग्रंथ। तो दोस्तों मैं इतने ही अंत करता हूँ, क्योंकि यह कनेक्ट नहीं रहने की वजह से बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं। मैं समकालीन जनमत के हैं, दुर्गा जी हैं, मृत्युंजय जी हैं, राम जी, राय जी हैं, और जो भी लोग जितने लोग हैं, दीपक सिंह, भीम सिंह जी, शिव कुमार
लोग देख रहे थे, उन्होंने जो मेरे लिए दीपक सिंह जी देख रहे थे, गोपाल कमल जी भी, तो इन इन सभी का मैं बहुत बहुत, वासुकी प्रसाद जी हैं, तो उन सभी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तो उन सभी का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। और बातें जो हैं इस तरह की जो वो मेरे लिए बहुत ही वर्धन कर रहे हैं। आपने लोगों ने कविता बोलने का जो है प्रयास करता हूँ, पूरी तरह से नहीं। हाँ, क्योंकि अगर होता तो मैं पहले से अपनी मातृभाषा में लिखी हुई कविताएं भी लाता, है ना। तो यहाँ पर अभी लाया नहीं, इसीलिए सुना नहीं पाऊंगा। लिखतियाँ उनकी तो उखड़ी तीर चलावाना मन शोभा चाहिए, एंड माइन लिंगो वनवासी आदिवासी हिकदन अनुसूचित जनजाति हिकदन का जाति हिकदन बॉय की नीन बॉय एकदम माइन लिंगो नीन बा दलित निग्रो मुखारो एन छछम माइन लिंगो ई राजीनु मला गुट्टा खेलनु निघाय गुसन जोरे रही कुर्सी रही कानून रही और हुरमित लोग कहा कत्था का निघाय गुसन पुलिस रही मिलिट्री रही अंद्रा मल्ला एन्नेनु एंघाय हिम्मत मल्ला के इंद्र इम्बन नीन इंद्र बा बाबा नीन इंद्र इम बाबा बाबा एन माइन लिंग ऑन खाली उनटा कथम मन मन ओम का नीन निंगन बॉय आल। तो इसका मैं हिंदी ये कुड़ुक में कुछ शब्द आपको समझ में आए होंगे, तो हिंदी में सुना दे रहा हूँ। तुम्हें जो लिखना है लिखो, उसके बारे में बोला था मैंने। निंगा जे भी टूडना रे टूडा, हाँ उसको बोला था मैंने। तुम्हें जो लिखना है लिखो, जो छापना है छापो, नंगी अधनंगी तस्वीरें हमारी, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। भला लिखना हल कुदाल तीर चलाने वालों को देता है शोभा, कुदाल तीर चलाने वालों को देता है शोभा।
तुम कहो जो कहना चाहते हो, मैं हो कहो मैं मान लूँगा। तुम कहो मैं वनवासी हूँ, आदिवासी हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति हूँ, मान लूँगा। तुम कहो सूचीबद्ध सूची से बाहर के आदमी हो, मैं मान लूँगा। कहो दलित, निग्रो, मैं चुप मान लूँगा। इस देश में नहीं, इस देश में नहीं, विश्व में तुम्हारे पास कलम है, तिजोरी है, सत्ता है, कानून है, अखबार है। सबसे बड़ी बात कि तुम्हारे पास पुलिस है, सेना है। आखिर क्या नहीं है तुम्हारे पास? आखिर क्या नहीं है तुम्हारे पास? और ऐसे में मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं ऐसे मेरी हिम्मत, तुम चाहे जो मान लूँगा माए बाप, सिवा इसके कि कहो तुम मनुष्य। मैंने अभी जो कुड़ुख में जो कविता पढ़ी थी उसी का ये हिंदी आप लोगों को जितने भी मित्र हैं तो फिर एक बार तो धन्यवाद। और समकालीन जनमत के सारे साथियों को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ सभी को, और जोहार। और ये कनेक्टिविटी ठीक नहीं रहने से मैं भी बाधित हुआ, तो जिस तरह से कहना चाहा उस तरह से बातों को, क्योंकि बहुत सारा व्यवधान होता रहा। तो दोस्तों फिर एक बार जोहार, नमस्कार। सारे आपको शुभकामना। हूँ हाँ हेलो।